वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्टैटिस्टिकल मेथड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की ये क्लास नंबर 17 है और हम लोग पढ़ रहे हैं कोरिलेशन। तो इसके पहले कि हम कोरिलेशन स्टार्ट करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनका हमें डिस्कशन कर लेना है। एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है जिसका नाम है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो रिलेशनशिप आपको कैसे हम समझाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी दो वैल्यूज़ ले लेते हैं और दोनों का अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो हमने एक वैल्यू ले ली 5 और दूसरी भी ले ली 5। अब जल्दी से हम इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, 5 आ गया। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, ये भी 5 आ जाएगा। हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या होती है, h इक्वल टू 2ab अपान a प्लस बी, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अगर हार्मोनिक मीन की वैल्यू को हम देखें, a और b की वैल्यू 5 पुट कर दें तो नीचे कितना हो गया 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 50, यानी रिजल्ट फिर 5 आ गया। तो जब वैल्यूज़ हमने बराबर ली तो रिजल्ट तीनों सेम देंगे। तो आपको पहली बात तो याद रखनी है कि अगर कोई कांस्टेंट सीरीज है यानी जिसकी वैल्यूज़ चेंज ना हो तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब आते हैं वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं एक वैल्यू 9 और एक 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ज़रा 9 और 4 का अर्थमेटिक मीन निकालिए तो कितना आएगा 6.5। अब अगर हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। तो कितना आ गया 6। अब देखो अर्थमेटिक से ज्योमेट्रिक छोटा हो गया। अब अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो ये फार्मूला लगा दो, तो 2 इंटू 9 इंटू 4 अपॉन 9 प्लस 4, तो कितना हो गया 72 अपॉन 13। अब अगर हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो अब बताओ कौन सबसे बड़ा आया, अर्थमेटिक बड़ा आया, फिर ज्योमेट्रिक बड़ा आया और उसके बाद हार्मोनिक सबसे छोटा आया। तो आपको यहाँ पर इक्वलिटी भी लगा लेनी है अगर रिलेशनशिप लिख रहे हो तो, क्योंकि हम AM, GM और HM में जब रिलेशनशिप लिखेंगे तो इस केस में तो चलो बड़ा आया था, बड़ा लिख दिया, लेकिन अगर डेटा सेम सेम हो जाए तो इक्वल भी तो हो सकता है। तो ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल दोनों लगा के चलना है। तो आपने जिस क्रम में पढ़ा है उसी क्रम में इनको लिख लेना है, AM, GM और HM, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। तो जो सबसे पहले पढ़ा वो सबसे बड़ा, फिर बाद में ज्योमेट्रिक पढ़ा वो उससे छोटा, फिर बाद सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था, हार्मोनिक। तो हार्मोनिक सबसे छोटा। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप अगर इस पेपर के थ्रू करके जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM एंड HM। अब बताओ कौन सा सही है, सर बी। बी। डी वाला। ये लड़की सर क्या कर रही बी। है, बी पू- सही है। पूरी पिक्चर देख के बता रही बी सही है, ठीक है, डी सही है, ओके। तो हम इस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी वाले के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है 17वें में एक्सट्रीम वैल्यू हैव नो इफेक्ट। आपको बताना है किस पे एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सोचो और बताओ, देखते हैं कौन बता पाएगा। एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी, यानी शुरू की वैल्यूज़ और आखिरी की वैल्यूज़। तो कौन सी ऐसी कैलकुलेशन हम करेंगे जिस पे एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। छोटे को चाहे जितना हम छोटा कर दें और बड़े को चाहे जितना बड़ा कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है चेंज करने पर। किस पे, चलो अच्छा गेस करो, गेस तो कर सकते तो हो। ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन पे, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या है मुझे बताओ। एवरेज पर। एवरेज पर, एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, हम सारी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, x1 से लेकर xn तक जोड़ते हैं
और n से डिवाइड करते हैं, तो अगर हम इसको और इसको बदलेंगे तो क्या इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? सेम ज्योमेट्रिक में हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं और पावर 1/n लगाते हैं, तो अगर x1 और xn को हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीडियन निकालते समय क्या करते हैं, मान लो हमने लिखा 3, 5 और 7, मीडियन बन गई 3, 5। अब 3 को 1 लिख दो, 7 को 10 लिख दो, क्या बताओ मीडियन चेंज हुआ हमारा? नो सर। तो मीडियन पे फ़र्क नहीं पड़ता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ का, ठीक है? समझ पाए सब लोग कि नहीं? जी सर। तो तुम लोग थोड़ा सा रिवीजन और करो, ये कराया है मैंने, ठीक है? तो इस फाइल को तुम लोग लगाओ डेली 10-10 क्वेश्चन आपस में सलाह करके, और जो नहीं समझ में आएंगे वो हम करवाएंगे, ठीक है? ओके सर। तो अभी मैंने एक फ़ाइल अपलोड की है, ऐसी और भी फाइलें अपलोड होंगी, और बहुत सारे क्वेश्चन तो हम कटवा देंगे, वो जब आप मुझे बताओगे जिनमें जिनमें दिक्कत है, जितने आपके टॉपिक के बाहर होंगे वो हम सारे हटवा देंगे, ठीक है? जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में फिर हम स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। रिकॉर्डिंग ऑन है? चलिए, तो कोरिलेशन के बारे में आपने कल जाना। कोरिलेशन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशनशिप में एक चीज़ और बोलते हैं, कोरिलेशन इज़ द लीनियर रिलेशनशिप, यानी जो रिलेशनशिप होती है वो कई तरीके की हो सकती है। तो आपको लीनियर और कर्वी लीनियर के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? लीनियर रिलेशनशिप कैसी होती है और लीनियर नॉन लीनियर कैसी होती है, ध्यान से देखना। हमारे पास एक डेटा है x और y। x की वैल्यू 5 है तो y 8 आया, x की वैल्यू 6 कर दी तो y की वैल्यू 9 हो गई, अगर x की वैल्यू 0 कर देंगे तो y की वैल्यू हो गई 3। इस तरीके से हमारे पास एक डेटा है। अगर इस रिलेशनशिप को हम देखना चाहिए लीनियर है कि नॉन लीनियर, तो हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 0 पर y हो गया 6, और फिर x की वैल्यू जब हम 6 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 9, यहाँ पे कहीं 9 बना लेते हैं, ठीक है? और जब हम x की वैल्यू लेंगे 5 तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो अगर हम इसको मिलाएं स्केल से और ये सीधी लाइन बन जाए सारे पॉइंट, तो हम ऐसी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? लीनियर रिलेशनशिप। समझ पाए? अब जरा दूसरी वैल्यूज़ देखो। x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y 4 हो गया, x की वैल्यू हमने 4 रखी तो y 16 हो गया, x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y 9 हो गया, और x 0 रखा तो y 0 हो गया। अब जरा इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो 0 0 0। अब x की वैल्यू जरा 2 पे आओ, 2 पे कितना मिल रहा है 4। अगर हम 3 की बात करें तो कितना मिल रहा है 9, और अगर हम 4 की बात करें तो कितना मिल रहा है 16। तो हम अगर स्केल से इनको मिलाना चाहें तो लाइन तो नहीं बन पाएगी, क्या बनेगा? इस तरह का एक कर्व बनेगा, और इस कर्व को हम क्या कहते हैं पता है? अगर इधर भी हम एक कर्व ले आए तो इसका क्या नाम पड़ गया? तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी कि नहीं भी? पढ़ेंगे सर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम नॉन लीनियर कहते हैं। समझ गए? लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस क्या होता है? लीनियर में एक वैल्यू रखने के बाद दूसरे के बढ़ने का रेट पूरे वैल्यूज़ में सेम रहता है, एक तरीके से बढ़ती है। जबकि यहाँ पर क्या था, जब 2 वैल्यू रखी तो वैल्यू 4 आई, यानी एक तरह से 2 गुना हो गई। लेकिन जब 4 वैल्यू रखी तो 16 आई, यानी कि 4 गुना हो गई। यानी कि बढ़ने का जो रेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एक ही समान नहीं बढ़ता है कि पहले 2 से 4 हो, फिर 4 से 6 हो, फिर 6 से 8 हो, ये है लीनियर। लेकिन अगर 2 से 4 हो, 4 से 16, 16 से 32, तो ये लीनियर नहीं है, ज्योमेट्रिकल है ये, है ना? जी सर। तो ठीक है, तो डेटा के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर को हम कर्वी लीनियर भी कहते हैं, यानी कि उसमें कर्व बनता है इसलिए, ठीक है? चलिए, तो लीनियर वाले के बारे में कल हमने आपको स्कैटर डायग्राम बता दिया था कि कैसा स्कैटर डायग्राम आएगा तो कैसा कर्व हमारा बनेगा। आगे हम धीरे धीरे इनके बारे में और जानेंगे। चलिए आज नोट की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स स्कैटर डायग्राम के बारे में है। द टेंडेंसी ऑफ डॉट्स टू कंसंट्रेट अराउंड अ स्ट्रेट लाइन इन द स्कैटर डायग्राम एग्जिबिट आ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। नोट 1 में ये बताया जा रहा है कि अगर हम एक्स वाई की वैल्यूज़ को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें, जैसा कि अभी हमने किया, तो बहुत सारी वैल्यूज़ को अगर हम एक्स वाई पे प्लॉट करें और वो प्लॉट ऐसे हो कि हमको ये दिख जाए
कि ये एक लीनियर लाइन के आसपास सारे पॉइंट प्लॉट हो गए हैं। तो ऐसे प्लॉट हुए स्कैटर डायग्राम से हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा कोरिलेशन कैसा है, लीनियर। ओके। और अगर मान लो हमारे द्वारा प्लॉट किए गए पॉइंट एक सर्किल बना दें, सर्किल बनाने में हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कैसा है, नो कोरिलेशन, यानी यहाँ पर कोरिलेशन में हमको कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ो इनको, आगे बढ़ो। यूज़ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। क्या है मेरिट डिमेरिट, जरा देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन यूज ऑफ द स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम का यूज़। द स्कैटर डायग्राम गिव्स अस एन आइडिया एट अ ग्लांस अबाउट द एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। स्कैटर डायग्राम को देखते ही हम एक आइडिया लगा लेते हैं। एट अ ग्लांस का मतलब देखते ही, अबाउट द एग्जिस्टेंस यानी कि क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है या एब्सेंस है, यानी गायब है या है, बिटवीन टू वेरिएबल यानी दो वेरिएबल्स के बीच में। तो ऊपर बहुत सारे स्कैटर डायग्राम दिए गए हैं। अब इस वाले को देखोगे तो क्या आइडिया लगाओगे, यहाँ कोई कोरिलेशनशिप नहीं दिख रही है, यानी कहीं नहीं दिख रहा कि एक बढ़ रहा तो दूसरा बढ़ेगा। जबकि इस वाले को देखो, अगर हम x की तरफ आगे बढ़े तो डेटा y की तरफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, यानी x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। लाइन के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट करते हैं परफेक्ट को रिलेशनशिप को। ये देखो, ये क्या है, ये सारे डॉट ऐसे हैं जिसमें हमको रिलेशनशिप नहीं दिख रही है, कोई भी डॉट कहीं भी प्लॉट है, यानी बिखरा हुआ है। ये है फिगर नंबर 3, जरा पढ़िए 3 को। इफ़ द डॉट्स आर स्कैटर्ड रैंडमली एंड दस हैव नो क्लियर डायरेक्शन, यानी डॉट्स ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हों कि इनका कोई डायरेक्शन हमें क्लियर पता ना चले, देर इज़ नो कोरिलेशन एट ऑल बिटवीन द टू ऑब्जर्व वेरिएबल्स। जरा सर्किल वाले को पढ़िए। इफ़ द टेंडेंसी ऑफ द डॉट्स इज टू कंसनट्रेट अराउंड द सर्किल और एनी नोन फॉर्म अदर देन स्ट्रेट लाइन, अगर लाइन ना बने सर्किल की तरह डॉट सारे आ जाए, देन द नेचर ऑफ द कोरिलेशन इज नॉन लीनियर, तो हम इसको कर्वी लीनियर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप है नहीं, वहाँ कर्वी लीनियर। यहाँ कैसी है, x की वैल्यू ये है, फिर x आगे बढ़े तो और कम हो गई, फिर और कम हो गई, तो जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा y की वैल्यूज घटती जा रही, तो कैसे रिलेशनशिप हुई है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो कैसे रिलेशनशिप, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेकेंड पॉइंट है स्कैटर डायग्राम। इट इज़ आल्सो एग्जिबिट द टाइप ऑफ द कोरिलेशन, यानी स्कैटर डायग्राम कोरिलेशन के टाइप को भी बता देता है, लीनियर है, कर्वी लीनियर है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। ठीक है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट निगेटिव। अगर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट निगेटिव हो तो वो भी हमको स्कैटर डायग्राम से पता चल जाएगा। जब सारे डॉट एक ही लाइन पर प्लॉट हो जाएं तो हम उसको परफेक्ट पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, मतलब डॉट अलग अलग दिखाई ना, बिल्कुल एक लाइन की तरीके से दिखने लगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव या फिर परफेक्ट निगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ड्रॉबैक्स भी स्कैटर डायग्राम के कुछ हैं। क्या ड्रॉबैक हैं जरा देखते हैं। इट डज़ नॉट इंडिकेट अ डेफिनेट मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी स्कैटर डायग्राम से हम ये तो जान जाते हैं कि रिलेशनशिप है या नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन अगर हम कहें कैलकुलेट करके बताओ रिलेशनशिप कितनी है, तो फिर हम इसे कैलकुलेट नहीं कर पाते स्कैटर डायग्राम से, उसके लिए हमको फार्मूला चाहिए होता है। इन केस ऑफ फ्यू ऑब्जर्वेशंस द यूज़ ऑफ स्कैटर डायग्राम, यानी अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन ना हो, सिर्फ थोड़े से हों, तो स्कैटर डायग्राम का यूज़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमको 3 या 4 वैल्यूज़ पता हो तो हम उसमें स्कैटर डायग्राम का यूज़ नहीं करते हैं। आगे आते हैं। विद नॉमिनल डिग्री ऑफ वेरिएशन इट फेल्स टू असर्टेन द परफेक्ट पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन, यानी अगर वेरिएशन थोड़ा सा हो जाए तो हम स्कैटर डायग्राम से ये नहीं पता लगा पाते हैं कि हमारा परफेक्टली पॉजिटिव या परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन का जो फार्मूला था वो तो हमने कल आपको बताया था। क्या फार्मूला होता है, कोवेरियंस डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यानी कि अंडर रूट वेरियंस एक्स और वेरियंस वाई। एजम्पशंस इनके ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज लीनियर। कार्ल पियर्सन की पहली कंडीशन है कि ये फार्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारी रिलेशनशिप लीनियर हो तभी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, द वेरिएबल्स आर अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज हैविंग सम इंटर रिलेटेड इफेक्ट्स, यानी जो वेरिएबल है वो कुछ वजहों की वजह से इफेक्टेड होना चाहिए। इंटर रिलेटेड इफेक्ट्स अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो हम रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं किसकी, एक हाउस में जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का मतलब टीवी, फ्रिज, एसी, हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसी एक घर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है।
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे? हम ये देखेंगे कि उस घर में रूम कितने हैं, या घर का साइज कह लो, साइज ऑफ हाउस। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और हाउस ऑफ साइज में अगर हम रिलेशनशिप निकालेंगे तो कैसा रिलेशनशिप आएगा? जिसका घर छोटा होगा उसमें कम बिजली यूज़ होगी, जिसका घर बड़ा होगा उसमें बिजली ज़्यादा यूज़ होगी। ये बात सही है कि नहीं सही है? यस सर, सही है। अब इंटर रिलेटेड फैक्टर क्या है? मान लो घर तो छोटा है लेकिन उसके घर में संसाधन सारे रखे हुए हैं और वो सबको यूज कर रहा है, रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो छोटे घर में भी ज़्यादा बिजली यूज हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम रिलेशनशिप निकालते हैं तो ये मान के चलते हैं कि कुछ इंटर रिलेटेड फैक्टर ज़रूर होंगे जो हमारे रिलेशनशिप को इफेक्टेड करेंगे। ये एजम्पशंस में मान के हम पहले से चलेंगे, यानी हम जिन दो के बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं दोनों का ही रिलेशनशिप हो, कुछ और भी होंगे जो उनको प्रभावित करेंगे। जैसे हम आपकी पढ़ाई का रिलेशनशिप निकालें हार्ड वर्क से, तो पढ़ाई कैसे रिप्रेजेंट होगी? नंबर से, यानी जब आपके नंबर आएंगे तो आपका पता चलेगा पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। और नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है? हार्ड वर्क पे। जितनी आप मेहनत करोगे उस पे नंबर डिपेंड करेगा। तो हम वैसे तो रिलेशनशिप इन दोनों की निकाल रहे थे, लेकिन कुछ और फैक्टर्स हैं जो हमारे नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप, हमारे दोस्त पढ़ने वाले हैं कि घूमने वाले हैं। अब अगर ये घूमने वाले होंगे तो नंबर डाउन कर देंगे। अब इसमें हार्डवर्क का दोष देना ठीक नहीं है। फ्रेंडशिप अगर पढ़ने वाली है तो हमारे नंबर इंक्रीज़ होंगे। कोचिंग्स, ये एक और फैक्टर हो गया जो इन दोनों का निकाल रहे हैं, लेकिन तीसरा एक और साथ में आया। इसके अलावा हमारे घर का एटमॉस्फेयर कैसा है? एटमॉस्फेयर समझते हो ना सब लोग? यस सर। तो एटमॉस्फेयर अगर पढ़ाई वाला है तो हमारा हार्डवर्क ऑटोमेटिक ज़्यादा आएगा। घर में मम्मी या पापा कहेंगे टीवी मत चलाओ, अभी बिटिया पढ़ रही है, तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर अच्छा है तो आपके स्कोर में इंक्रीमेंट होगा। तो हम निकाल तो रहे थे नंबर और हार्डवर्क का कोरिलेशनशिप, लेकिन बहुत सारे और ऐसे इंटर रिलेटेड वेरिएबल होते हैं जो हमारे कोरिलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, और एट अ टाइम हम उन दो को लेते हैं जिनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब नंबर को लाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हार्डवर्क ही तो है, कोई और थोड़े ना है। इनकी वजह से नंबर थोड़े बढ़ेंगे अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो इसलिए हमने इन दोनों को ले लिया, क्योंकि हार्डवर्क अगर नहीं कर रहे हो बाकी सारी चीज़ें अच्छी भी मिल जाएंगी ना तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इंटर रिलेटेड है, इनका इफेक्ट पड़ भी सकता है और नहीं भी। तो ये लाइन आपको समझ में आई कि कोरिलेशन को निकालते समय हम किन किन चीज़ों का पहले से मान कर चलेंगे। पहला तो मानेंगे कि जिन दो वेरिएबल का कोरिलेशन हम निकाल रहे हैं वो कैसे हैं? लीनियर हैं, यानी उनकी रिलेशनशिप ऐसी कि लाइन के फॉर्म में आएगी। दूसरा हम मानते हैं कि हमारे वेरिएबल्स प्रभावित होंगे नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट कॉजेस, यानी कुछ ऐसे कारणों से जो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से नहीं कनेक्शन है लेकिन ये हमारे कोरिलेशन पे इफेक्ट डालेंगे। हैविंग सम इंटर रिलेटेड इफेक्ट, इन्हीं को कहते हैं इंटर रिलेटेड, यानी जो पहले से ही जुड़े हुए हैं उनके साथ। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ कोरिलेशन की क्या है? इट इज़ रिजिडली डिफाइंड। कोरिलेशन रिजिडली डिफाइंड क्यों है? कोरिलेशन का डेटा अगर सेम लिया जाए तो कोई भी कैलकुलेट करे सबका आंसर सेम, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये एकदम फार्मूले के थ्रू डिफाइन है और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। द लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ अ प्योर नंबर। जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तो वो एक नंबर होता है। क्यों नंबर होता है? मान लो हमारा डेटा मीटर में था तो कोवेरियंस ऊपर आया मीटर में, नीचे क्या होगा? अंडर रूट में 2 बार मीटर आएगा, एक वेरिएंस 1 के लिए और एक 2 के लिए, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो हमारा जो यूनिट होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोरिलेशन हमारा क्या है? प्योर नंबर। समझ पाए आप कि नहीं? जैसे हमने कहा कि एक आदमी कपड़ा बेच रहा है, पहले दिन उसने 10 मीटर बेचा, अगले दिन 12 मीटर, अगले दिन 15 मीटर, तो इसका एवरेज बताओ। तो आप एवरेज क्या बताओगे? 10 12 22, 15 37, 37/3, चलो इसको 14 कर लो, इसको 36 कर लो, तो एवरेज आ गया 12। तो 12 क्या कहोगे? 12 मीटर कपड़ा बेचा, ये एवरेज आया, यानी इसके बाद भी हमने मीटर लगाया, लेकिन कोरिलेशन के केस में ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो ये एक प्योर नंबर होता है। ओके, एंड दस नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट बाई सिमेट्री, इट इज़ क्लियर दैट आर एक्स वाई इक्वल टू आर वाई एक्स, यानी इसलिए कोई भी यूनिट ऐसी नहीं होती जिसमें हम कोरिलेशन को मेजर करें, और इस वजह से चाहे हम x और y का कोरिलेशन निकालें चाहे y और x का निकालें, दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन,
इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन वेरिएबल्स। जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे कोरिलेशन सब पे बेस्ड होगा। ऐसा क्यों? कोरिलेशन को निकालने के फार्मूले में ये बात आपको समझ में आ जाएगी। कोरिलेशन जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स और वेरियंस ऑफ वाई। अगर हम कोवेरियंस का फार्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे? 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार। तो एक्स आई और वाई आई सब पे तो बेस्ड होगा। आई इक्वल टू 1 to n है, यानी कोई भी नंबर छूट नहीं रहा, सब कुछ लिया जा रहा है, तो कोरिलेशन सब पे बेस्ड है। सिमिलरली वेरिएंस में भी तो यही होता है, हम कोई भी वैल्यू छोड़ते नहीं हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि कोरिलेशन बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ओके, ओके सर। नेक्स्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 to 1। -1 to 1 इसकी रेंज होती है, यानी -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखनी है। अब आज इसके प्रूफ की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए प्रूफ इसका कैसे करवाते हैं आपको। कोरिलेशन का फार्मूला लिखा हुआ है जो भी हमने आपको बताया, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस एक्स इंटू वेरियंस वाई रूट में। अगर हम कोवेरियंस का ये फार्मूला यहाँ लिख दें जो भी हमने लिखा था, और सिमिलरली वेरियंस के फार्मूले लिख दें, और इसमें एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, क्या कि जो एक्स आई माइनस एक्स बार है उसको हम ए आई मान रहे हैं, और जो वाई आई माइनस वाई बार है उसको हम बी आई मान रहे हैं। तो ए आई बी आई पुट कर दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इनका 1/n, इनका 1/n जब रूट के बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, और ये ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये और ये। क्लियर? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो कोरिलेशन आया वो आर एक्स वाई इक्वल टू दिस आ गया, यानी कि ए आई और बी आई के फॉर्म में। अब एक रूल होता है, रूल क्या होता है? काशी स्वार्ट्स इनइक्वालिटी इसको कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ स्वार्ट्स इनइक्वालिटी लिख रहा है, स्पेलिंग देख लेना, SCHWARTZ। इस इनइक्वालिटी में क्या कहा गया है? समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n ए आई बी आई होल ऑफ स्क्वायर, यानी इनको मल्टीप्लाई करो फिर इनका होल स्क्वायर करो। ये हमेशा किससे छोटा होगा? इनके सेपरेट स्क्वायर से, यानी ए आई का बी आई का स्क्वायर पहले कर लो, जोड़ लो, फिर मल्टीप्लाई करो। ये वाला हिस्सा हमेशा छोटा रहेगा। इसका यूज़ हम यहाँ करेंगे, कैसे ज़रा देखते हैं। तो इक्वेशन 1 को ज़रा पकड़िए। इक्वेशन 1 में आपको दिख रहा होगा हमारा जो आर एक्स वाई की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी? दिस एंड दिस। अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इधर तो हो गया आर स्क्वायर, और इधर इसका स्क्वायर हो गया, और अपॉन में ये आ गया समेसन ए आई बी आई, यानी बिल्कुल इनइक्वालिटी की तरह आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस इनइक्वालिटी को यूज़ करें और इस टर्म को इसके नीचे ले आएँ तो हम क्या लिखेंगे? इसको अपॉन में लिख लेंगे समेसन ए आई स्क्वायर समेसन बी आई स्क्वायर। अब जब ये टर्म आया इधर तो यहाँ पर क्या बच गया? 1, यानी हमने देखा कि ये टर्म लेस आर इक्वल टू क्या है? 1, और ये टर्म किसके बराबर है? आर स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? जी सर। आर स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1 है। अब आर स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1, इसको हम इस बात से भी लिख सकते हैं मॉड आर लेस आर इक्वल टू 1। ये रूल होता है मैथमेटिक्स में कि आर स्क्वायर मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो मॉड भी तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जब मॉड को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं? -1 और +1। -1 to 1। ये आता कैसे, इसकी चर्चा हम अभी कर लेंगे, ज़रा देखो बताते हैं। मान लो हमारे पास लिखा आर लेस आर इक्वल टू 1, तो हमेशा लेस आर इक्वल टू 1 होगा। लेकिन जब मॉड आर लिखा होता है तो इसका क्या मतलब होता है? मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू। देखो, जब मॉड एक्स फंक्शन को हम ओपन करते हैं और x हो 0 से बड़ा तो हम इसको x लिखते हैं, लेकिन अगर x 0 से छोटा हो यानी कि नेगेटिव, तो हम उस नेगेटिव के आगे एक माइनस लगा के लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जी सर। तो मॉड आर का मतलब क्या है कि आर होगा अगर प्लस में तो ये 1 से छोटा रहेगा, और अगर आर माइनस में होगा तो हम उसके आगे एक और माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम उसको प्लस बनाना होता है मॉड के चक्कर में, तो ये भी 1 से छोटा होगा। अब ज़रा इनइक्वालिटी की बात करते हैं और इसको देखिए। इसमें अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ये आर बन जाएगा, ये -1। और इनइक्वालिटी क्या होती है माइनस से मल्टीप्लाई करने पर? चेंज हो जाती है। तो एक इक्वेशन बनी ये और एक इक्वेशन बनी ये, जरा दोनों को कंबाइन करो। पहले इक्वेशन कह रही है कि आर होगा 1 से छोटा, और दूसरी कह रही है कि आर होगा -1 से बड़ा। लीजिए आ गया, समझ में आया सबको?
यस सर आ गया। ठीक है, चलो। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कासी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का यूज़ करते हुए कि आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। एक प्रूफ नीचे और दिया है, ज़रूरत नहीं है आपको इसे देखने की, बस एक ही तैयार करिए, सफिशियंट है। अब आते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट ओरिजिन और स्केल से इंडिपेंडेंट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। कैसे, मैं आपको पहले एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। चलिए एग्जांपल पहले देखिए आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि x और y के बीच का कोरिलेशन इससे या फिर इससे, ये दिया हुआ है 0.5y 0.5। अब आपसे कहेंगे कि बताइए 2x और 3y का कोरिलेशन क्या होगा। तो आंसर क्या आना चाहिए। तो अभी अभी मैंने बताया कि कोरिलेशन सेम आएगा, सेम। अभी अभी मैंने बताया कि कोरिलेशन चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम ये लिख देते कि बताओ x-2 और y-5 का कोरिलेशन क्या होगा, तो भी आंसर सेम। अगर हम ये लिख देते कि 2x-3 और 4y-5 का कोरिलेशन क्या होगा, सेम। अगर हम ये लिख देते कोरिलेशन x-3/2 y+4/7, तो आंसर सेम। यानी कुछ भी कर लें, कोरिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये फ़र्क पड़ता क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर होता है कोवेरियंस और नीचे होता है 2 बार वेरियंस, एक x का एक y का। तो जो भी कांस्टेंट टर्म जुड़ते या घटते हैं, हम जब उनको बाहर लाते हैं तो आपस में सारे के सारे क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसी बात का हम आपको अभी प्रूफ करके दिखाएंगे। तो आप ये तो समझ गए कि कोरिलेशन चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो चलिए जल्दी से इनका प्रूफ देखते हैं। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज, तो सबसे पहले स्टेप में तो फार्मूला है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ फॉर चेंजिंग द ओरिजिन एज वेल एज स्केल वी डिफाइन न्यू वेरिएबल्स। अब चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल को प्रदर्शित करने के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ओरिजिन के लिए हम कुछ घटाते हैं और स्केल के लिए हम कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो u हमने एक नया वेरिएबल ले लिया जो कि x में ओरिजिन को भी चेंज किया गया और स्केल को भी चेंज करके बनाया गया। सिमिलरली y में भी हमने ओरिजिन और स्केल का चेंज किया और नए वेरिएबल को मान लिया v। तो अब हम u और v का निकालेंगे क्या, कोरिलेशन। क्या फार्मूला होगा u और v के कोरिलेशन का, कोवेरियंस बिटवीन u एंड v, और अपान में क्या आएगा, अंडर रूट वेरियंस u और वेरियंस v। चलिए हम आपको इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x था, एक y था, और इनके बीच का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो हमको दिया हुआ था। मान लो यहाँ पर दिया हुआ है रो, ठीक है, सपोज कर लिया हमने। अब हम चेंज कर रहे हैं, x में हमने चेंज कर दिया ओरिजिन और स्केल का, सिमिलरली y में भी हमने चेंज कर दिया ओरिजिन और स्केल का, और अब हम इनके बीच में निकालेंगे कोरिलेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में u और v से डिनोट करते हैं, यानी x माइनस ए अपॉन बी को क्या कह दिया, u, और y माइनस सी अपॉन डी को क्या कह दिया, v। तो कोरिलेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए u और v के बीच का कोवेरियंस, और साथ ही साथ वेरियंस ऑफ u एंड वेरियंस ऑफ v। तो कैसे हम कोवेरियंस u v निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है कोवेरियंस u v का, एक्सपेक्टेशन ऑफ u v माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ v। चलिए दोनों की वैल्यूज पुट करके हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कोवेरियंस ऑफ u v क्या आएगा। तो u की वैल्यू हम इसको उस वाले फॉर्म में चेंज करके करें तो शायद ज़्यादा आसान रहेगा। कौन सा वाला फॉर्म, u माइनस एक्सपेक्टेशन u और v माइनस एक्सपेक्टेशन v। कोवेरियंस का फार्मूला याद है कि भूल गए, बताओ। याद है सर। ठीक है, ज़रा वैल्यूज पुट करो, u की क्या है, x माइनस ए अपॉन बी, और माइनस के बाद हम इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे x माइनस ए अपॉन बी। तो ये तो हुआ u का। सिमिलरली जब हम v का लेंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस सी अपॉन डी
और एक्सपेक्टेशन y माइनस सी अपॉन डी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर क्या होगा, x अपॉन बी को अलग करिए और माइनस ए अपॉन बी को अलग करिए। एक्सपेक्टेशन अगर हम लेते हैं तो एक्सपेक्टेशन x अपॉन बी पे अलग हो जाएगी और माइनस ए अपॉन बी प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था। और आपको दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल हो गए। ये तो हुआ पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में भी अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, y अपॉन डी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y अपॉन डी। कोई दिक्कत बताइए, आगे बढ़ें? हाँ या ना? यस सर बोलिए। अब आपको दिख रहा होगा कि हम अगर चाहें तो यहाँ से b और b अपॉन वाला कांस्टेंट ले सकते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन से कांस्टेंट बाहर आता है। यहाँ से d और यहाँ पर भी d है, तो 1 अपॉन b और d अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, एक्सपेक्टेशन x माइनस एक्सपेक्टेशन x, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या बचेगा, y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। और ये फिर से क्या बन गया, 1 अपॉन बी डी कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई। क्लियर कि नहीं? अब जरा इनका और इनका वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएंस x माइनस ए अपॉन बी का निकालेंगे तो हमने आपको इसको प्रूफ करवाया है वेरिएंस के फॉर्मूले में। a का 0 हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये आएगा वेरिएंस x अपॉन बी स्क्वायर। सही है कि प्रूफ? यस सर। ठीक है, y माइनस सी अपॉन डी का निकालें तो क्या हो जाएगा, वेरिएंस y। जो चीज़ जुड़ती या घटती है उसका वेरिएंस 0 हो जाता है और जो चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड होती है वो स्क्वायर होकर आता है। तो हमने दोनों के वेरिएंस भी निकाल लिए। चलिए जल्दी से हम इनको फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो रो का फार्मूला u और v के लिए लगाना है। कोवेरियंस की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन बी डी कोवेरियंस x कामा वाई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई है, वेरिएंस x अपॉन बी स्क्वायर वेरिएंस y अपॉन डी स्क्वायर। अब अगर बी स्क्वायर और डी स्क्वायर को बाहर लोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन बी डी आएगा और ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली बचा क्या हमारे पास, ये क्या आ गया, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो आपने देखा हमने u और v दो नए रैंडम वेरिएबल बनाए, कैसे, x और y में चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल करके। लेकिन फिर जब हमने इनके बीच का कोवेरियंस निकाला तो कितना आ गया, सेम आ गया। तो इसीलिए चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का इफेक्ट कोरिलेशन पे नहीं पड़ता है। समझ गए कि नहीं मेरी बात, बताओ तुम लोग, सब लोग बताओ। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। इसमें भी चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल है लेकिन कुछ बात और बताई जा रही है, ध्यान से देखना। लिखा है इफ एक्स एंड वाई बी टू वेरिएबल ए बी सी डी आर एनी नंबर सच दैट, ये जीरो नहीं हो सकते पहली कंडीशन, देन सो दैट। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि अगर हम इनका कोरिलेशन निकालें ए एक्स प्लस बी और सी वाई प्लस डी का, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, क्या ये आर एक्स वाई के बराबर आना चाहिए। तो अब की बार आपको एक चीज़ पे फोकस करना है। क्या फोकस करना है कि अगर हमारे ये ए और बी इनकी वैल्यूज़ नेगेटिव में चली जाए तो क्या होगा। तो कोरिलेशन नेगेटिव में जाने पर नेगेटिव हो जाता है। कैसे, हम आपको करके दिखाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। जब हम x को a से मल्टीप्लाई कर दें और y को b से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर हम इनके बीच का कोवेरियंस निकालेंगे तो कोवेरियंस क्या आएगा, ए बी आएगा, कोवेरियंस x कॉमा वाई आएगा, वेरियंस क्या आएगा, ए स्क्वायर वेरियंस x और बी स्क्वायर वेरियंस y। ये बात तो सब लोग समझ गए होंगे शायद, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हुए हैं तो बाहर आ जाएंगे, है ना। जी ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए। अब मान लो a और b दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाएंगे,
और बाहर आने पर ये ए बी बने रहेंगे, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कट जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा। लेकिन मान लो ए और बी में से एक पॉजिटिव हो जाए और दूसरा निगेटिव हो जाए, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, माइनस ए बी, और नीचे तो अभी भी स्क्वायर का रूट लेंगे तो ए बी ही आएगा। अब की बार बताओ क्या हुआ, अब की बार एक माइनस एक्स्ट्रा आया, यानी कि अगर हम कोवेरिएंस निकालेंगे तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी है, तो जो डी और बी जुड़ रहे हैं यानी चेंज ऑफ ओरिजिन, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर ये ए और सी जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये नॉट इक्वल टू जीरो हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी, तो अगर दोनों प्लस में हुए तो नो इफेक्ट, दोनों माइनस में हुए तो नो इफेक्ट, लेकिन एक प्लस और एक माइनस में हुआ तो इफेक्ट तुरंत पड़ जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं रिजल्ट को हम लोग जल्दी से। प्रूफ के लिए सारा प्रूफ दिया हुआ है, बस इसको आपको देखना है सीधे। और कोवेरिएंस का अगर कोई प्रूफ ना आए तो पुराना नोट्स उठाकर देख लेना, उसमें हमने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके निकलवाई हैं। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट क्या आया, ए सी अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो मॉड ए सी बन जाएंगे, यानी हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया। तो अगर ए सी 0 से बड़े हैं तो कोई इफेक्ट नहीं, सेम साइन के हो जाएंगे, लेकिन अगर नेगेटिव एक नेगेटिव में जा रहा है तो रिजल्ट माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिखा है इफ़ ए सी लेस देन जीरो, ए सी लेस देन जीरो का मतलब इनमें से कोई एक नेगेटिव हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमारे रिजल्ट में एक -1 लग जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा बताओ इसमें और ऊपर वाले में अंतर क्या है। ऊपर वाले में तो यही कहा जा रहा था कुछ घटाओ कुछ मल्टीप्लाई करो, तो अगर यहाँ भी एच और के में एक नेगेटिव हो जाए तो बात तो वही आ जाएगी ना, हाँ है ना। सर ऊपर वाले में जब कांस्टेंट वैल्यू कर रहे थे तो सेम वैल्यू आ जाती थी। हाँ, और नीचे भी तो यही कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है, क्या जीरो नहीं है, जीरो नहीं होंगे, और ऊपर वाले में एक कंडीशन क्या लगनी चाहिए थी, ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है, क्या कंडीशन है, जीरो से बड़े, जीरो से बड़े, जीरो से बड़े मतलब हमेशा पॉजिटिव। तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि ये वाला रिजल्ट यानी इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल कब ट्रू होगा, जब हमारे कांस्टेंट जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या हों, जीरो से बड़े हों। और जो नीचे वाला केस है उसमें क्या लिखा हुआ है, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो आपको जब ये लाइन बोलनी है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, तब आपको ये बताना है स्केल पैरामीटर यानी जिससे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे वो जीरो से बड़े होने चाहिए। और अगर नहीं बता रहे हो तो फिर आपका ये रिजल्ट ट्रू माना जाएगा, ये वाला। ठीक है, समझ गए। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल भी जल्दी से इस पर दिखा देते हैं। चलिए देखिए, तो अब की बार हमने क्या किया, दो रैंडम वेरिएबल ले लिए x और y, और हमने कहा कि इनके बीच का कोवेरिएंस है 1/3। ठीक है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं -2x + 1 का और 3y + 2 के बीच का कोवेरिएंस क्या होगा, बताइए। आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर ये वाला पूछा है, हाँ ऊपर वाला, ये वाला, इसका तो 1/3 हमने बता दिया, और आपको ये वाला आंसर बताना है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम कोवेरिएंस निकालेंगे तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -6 आ जाएगा यहाँ पर, और साथ में आएगा कोवेरिएंस x, y। जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो वेरिएंस में सब चीज़ें स्क्वायर हो जाती हैं, यानी स्क्वायर होने के बाद ये बन जाएगा 6 √ वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y। तो अब क्या इफेक्ट आया, एक माइनस नहीं लग गया, इसकी वैल्यू 1/3 दी गई थी और एक माइनस लग गया। तो आपको याद रखना है कि अगर दोनों के आगे माइनस लग जाए तो नो चेंज,
दोनों के आगे प्लस लग जाए तो नो चेंज, और अगर एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस लग जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। तो जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को तुम लोग? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाई अ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यानी एक्स और वाई ऐसे वेरिएबल थे जो एक लाइन के थ्रू जुड़े हुए हैं। सो दैट द कोरिलेशन बिटवीन देम इज -1। आपको ये प्रूफ करना है कि इनके बीच का कोरिलेशन -1 है। इफ़ द साइन ऑफ ए एंड बी आर अलाइक, यानी अगर ए और बी के साइन एक जैसे हों, या फिर +1 या फिर, अच्छा दोनों सिचुएशन दिखानी है। अलाइक मतलब +1 हो तो भी बताओ, और इफ़ दे आर डिफरेंट, और अगर ए और बी के साइन डिफरेंट हो जाए तो भी आपको बताना है। तो इसको कैसे हम लोग कर पाएंगे ज़रा देखते हैं। फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोवेरियंस। तो कोवेरियंस हमको किन के बीच का चाहिए। हमने यहाँ पर दो रैंडम वेरिएबल लिए एक्स और वाई, यानी हमको कोवेरियंस चाहिए एक्स और वाई के बीच का। लेकिन हमको एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप दी गई है जिसका हमें यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने वो रिलेशनशिप लिख ली और दोनों तरफ लगा दिया एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन लगाने के बाद हम इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, और 1 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कॉमन, x माइनस एक्सपेक्टेशन x बच गया, यहाँ से b कॉमन तो y माइनस एक्सपेक्टेशन y बच गया, और c से c घटाएंगे तो 0। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिए क्या करना है। हम यहाँ से x माइनस एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी -b/a y माइनस एक्सपेक्टेशन y। यानी हमने एक रिलेशनशिप प्रूफ कर ली इस दी हुई इक्वेशन से। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम कोवेरियंस x और y निकालेंगे तो उसका फार्मूला लगा देंगे, तो लग गया फार्मूला। लेकिन हमने ये रिलेशनशिप निकाली है, तो इस रिलेशनशिप का अगर हम यूज़ करेंगे तो x माइनस एक्सपेक्टेशन x की जगह क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। तो ये टर्म जब आएगा तो एक y माइनस एक्सपेक्टेशन y पहले से था और एक x की जगह पे आया, दोनों मिलके स्क्वायर हो जाएंगे, और -b/a बाहर आ गया। तो हमने ये देख लिया कि कोवेरियंस एक्स वाई कितना आया, -b/a और सिग्मा वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर के वेरियंस का फार्मूला हो जाएगा। समझ गए? यस सर। अब कोवेरियंस आने के बाद अगला काम क्या करना है, वेरियंस निकालना है। तो x का वेरियंस ये, और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने कितनी निकाली है, इतनी। तो पुट कर दो। पुट करोगे तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है x माइनस एक्सपेक्टेशन x का, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन गया b स्क्वायर a स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। ये y का वेरियंस बन गया। यानी x का वेरियंस हमने y के टर्म में निकाल लिया, और y का तो वैसे y जैसा ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो कोवेरियंस की वैल्यू जो आई थी वो पुट कर दी गई। कितनी आई थी, -b/a सिग्मा वाई स्क्वायर। सिमिलरली y का वेरियंस और ये x का वेरियंस। अब जब हम सबको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सिग्मा वाई स्क्वायर 2 बार है रूट के अंदर, बाहर आएगा 1 बार बचेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। -b/a ये इधर था, और यहाँ पर b स्क्वायर a स्क्वायर जब रूट के बाहर लेंगे तो क्या लगा देंगे, मॉड। अब मॉड लगने के बाद अगर हम इनको सॉल्व करें तो सबसे पहले कंडीशन लेनी है कि साइन एक जैसे हों। साइन एक जैसे का मतलब अगर a प्लस में हो तो b भी प्लस में हो। तो अगर दोनों के दोनों प्लस में होंगे तो रिजल्ट कैसा आ जाएगा, बताओ? सर सेम साइन पे रिजल्ट कैसा आएगा? अगर दोनों के साइन सेम हो b और a के, माइनस माइनस होंगे तो कट जाएंगे, प्लस प्लस होंगे तो कट जाएंगे। तो b/a कैंसिल, रिजल्ट आ गया -1। और अगर डिफरेंट हो तो क्या आएगा, मैं करके दिखाता हूँ, ज़रा देखो। हमारे पास जो रिलेशनशिप आई है वो तो ये आई है। अब मान लो b का साइन है प्लस में और a भी है प्लस में, और दोनों की वैल्यूज़ 1 1 ले लो, तो सारे प्लस मिलके प्लस और बाहर एक माइनस, तो रिजल्ट आ गया -1। समझ पाए कि नहीं? क्योंकि b/a ये भी है, b/a भी है, दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे ना, तो 1 ही तो बचेगा। अब अगर मान लो a और b के साइन डिफरेंट होते हैं, यानी हम b को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए नेगेटिव था, और a को मान लेते हैं पॉजिटिव था। यहाँ वैल्यू 1 1 लिख लो। b था नेगेटिव
और ये था पॉजिटिव, यानी हमने दोनों के साइन एक जैसे अभी भी लिए हैं। तो होगा क्या, ये माइनस प्लस बनेगा और बाहर वाला माइनस इसको -1 बना देगा। तो जब हम सेम साइन ले रहे हैं, चाहे वो प्लस लें चाहे वो माइनस लें, सेम साइन लेने पर हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, -1। देखिए यहाँ पे लिखा है बी एंड ए आर ऑफ सेम साइंस। अब जरा साइन को चेंज करके देखते हैं। तो अब साइन को कैसे चेंज करेंगे, अगर हम ए को प्लस में ले रहे हैं तो बी को माइनस में लेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। बी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन, तो जरा अपोजिट साइन के करिए, तो इसको +2 कर लो और इसको -2 कर लो, नीचे मॉड लगा हुआ है, +2 -2, तो +2 -2 यहाँ पर मॉड में क्या बन गया, -1, और ऊपर क्या बन गया, -1। तो ऊपर माइनस माइनस +1 आ गया, और नीचे जब मॉड लेंगे तो ये भी +1 आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में रिजल्ट क्या आया, 1+1। तो इस वाले क्वेश्चन को तुम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट की तरह मत लेना, हायर है थोड़ा सा, लेकिन समझ में आपको आया है। तो एक बार, हाँ बोलो बेटा। सर अभी वो जो आपने पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें था कोवेरिएंस -2x + 1 और 3y + 2, तो सर उसमें कहा था कि अगर दोनों सेम है तो फिर रिजल्ट वही आएगा, और अगर एक अपोजिट है तो माइनस आगे आ जाएगा। अगर हमको x और y का वेरिएंस दिया हुआ है, ठीक है, हाँ यहाँ पर एक बात भी तो दी है बेटा, ये अलग क्वेश्चन है, ये उससे डिफरेंट है। यहाँ पर x और y के बीच में एक रिलेशनशिप भी दी है, ये लाइन के थ्रू, यानी हम जो कुछ कर रहे हैं वो इसके थ्रू कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। हाँ ये उससे अलग क्वेश्चन है। सर तो फिर क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये दिया होगा, इसीलिए मैंने बोल दिया कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, हायर है थोड़ा सा। चलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, z = ax + by, लेकिन इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और कल आपका पूरा का पूरा कोरिलेशन ख़त्म करके हम लोग मूव करेंगे रैंक कोरिलेशन की तरफ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।